हेलो एंड वेलकम टू ऑल। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे से होंगे और अपनी तैयारी ज़ोर शोर से कर रहे होंगे। मैं शाइस्ता यहाँ पर आप लोगों को हिस्ट्री पढ़ा रही हूँ। हिस्ट्री में भी मॉडर्न इंडिया की क्लास आपको यहाँ पर दी जा रही है। और आपको मालूम है कि बिहार के एग्जामिनेशन में, किसी भी एग्जामिनेशन में अगर आप उठा कर देखें तो वहाँ पर हिस्ट्री जो है बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है। खासकर अगर 71वीं बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो लगभग यहाँ पर 35 से 40 क्वेश्चन जो है आपकी हिस्ट्री से आते हैं। तो इसीलिए मैं यहाँ पर आप लोगों को इस तरह से हिस्ट्री पढ़ा रही हूँ ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर भी होता रहे और साथ ही आपके फैक्ट्स भी तैयार होते रहें। तो कोशिश कीजिए कि सभी वीडियोस को शुरू से लेकर के आखिरी तक देखते रहिए, क्योंकि आपको मालूम है कि इस प्लेटफॉर्म पर जितने भी वीडियोस जा रहे हैं वो सभी की सभी वीडियोस फ्री हैं आप लोगों के लिए। और हमारी कोशिश है कि जो भी स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं से वित्तीय अभाव के कारण कोर्सेज नहीं परचेज कर पा रहे हैं तो उन्हें निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सारी क्लासेस फ्री है। तो आप कोशिश करें कि जितने भी हिस्ट्री के लेक्चर डिलीवर किए जा चुके हैं यहाँ पर आप उसे क्या करें, उसे ज़रूर देखें। आज हम बात करेंगे रिवोल्ट ऑफ 1857, यानी कि 1857 की जो क्रांति है, कई बार इसे विद्रोह भी कहा जाता है स्टूडेंट। आज हम इसके बारे में बात करेंगे। ये पोर्शन आपका बहुत इंपॉर्टेंट भी हो जाता है, क्योंकि बिहार के अगर संदर्भ में देखें तो बाबू कुंवर सिंह की इसमें भूमिका बहुत बढ़ चढ़कर है। और 1857 की क्रांति को कई बार जो है द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहा जाता है। लेकिन खैर उस पर एक डिबेट है कि ये फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस था या नहीं था, उस पर हम लोग बाद में बात करेंगे। लेकिन आप समझें कि 1857 की क्रांति आखिर हुई कैसे। तो हम देखते हैं स्टूडेंट, इसमें आपको अब तक जो मैंने लेक्चर दिए हैं उससे मुझे उम्मीद है कि आप कुछ ना कुछ समझ रहे होंगे। आपको मालूम है कि जब 1757 में क्या हुआ, प्लासी की लड़ाई हुई, प्लासी का युद्ध हुआ स्टूडेंट। इसके बाद अगर आप 1857 पर आते हैं, जब क्या हो रहा है, रिवोल्ट हो रहा है ना, रिवोल्ट हो रहा है। जब आप यहाँ पर आते हैं तो इस दरमियान आपने कितने साल पूरे कर लिए हैं, 100 साल जो है पूरे हुए हैं। किसके अधीन? ब्रिटिश शासन के अधीन, है ना। ब्रिटिश शासन का जो है कितना साल पूरा हो गया, 100 साल पूरा हो गया। इन 100 सालों में जाहिर सी बात है कि भारत क्या हुआ, भारत जो है ब्रिटेन का क्या बन गया, उपनिवेश बन गया। ये सब चीजें आप लोगों ने पढ़ी हुई है। तो जब इनका शासन स्थापित हुआ स्टूडेंट, यानी कि ब्रिटिश शासन जब भारत में स्थापित हुआ, ब्रिटिश शासन के अंतर्गत हम देखते हैं भारत जो है, अब कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज अगर आती है, या पार्टीज छोड़िए, कोई भी पॉलिटिकल पावर अगर कोई गेन करता है तो वो हमारे देश को बहुत तरीके से प्रभावित करता है। तो हमने देखा था कि इन्होंने आर्थिक स्तर पर कैसे हमें प्रभावित किया था, सामाजिक स्तर पर कैसे प्रभावित किया था, राजनीतिक स्तर पर कैसे प्रभावित किया था। तो चाहे शैक्षणिक, मतलब बहुत सारी चीजों के स्तर पर जो है इन लोगों ने हमें बहुत प्रभावित किया। और ये प्रभावित जो करना हुआ वो सकारात्मक ढंग में भी हुआ, अच्छे सेंस में भी हुआ, और थोड़ा अच्छे सेंस में हुआ, मैं जरूर बोलूंगी। और ज्यादातर इसका क्या हुआ, नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा। तो अब हम बात करते हैं कि ये जो 100 सालों का सफर था ब्रिटिश काल के दौरान, और उसके बाद हम क्या देख रहे हैं, 1857 की क्रांति, या आप इसको विद्रोह कर सकते हैं, विद्रोह कह सकते हैं। देखिए, विद्रोह और क्रांति, एक चीज समझिए, विद्रोह का मतलब होता है स्टूडेंट कि किसी चीज से आप नाखुश हैं और आप चाहते हैं कि वो चीजें बदल जाए, है ना। इनकी इकोनॉमी पॉलिसी अच्छी नहीं है, हमें पसंद नहीं है, इन्होंने हमारे समाज में बहुत इंटरफेयर किया, ये पसंद नहीं, ये चेंज हो जाए, इन्होंने राजनीतिक हस्तक्षेप करके कुछ चीजें बहुत उलट फुलट कर दी। मगर हम पूरा का पूरा ये नहीं चाह रहे हैं कि ब्रिटिश शासन को हटा करके हम कोई और व्यवस्था लाएं, ठीक ना। हमारी कुछ अपने क्या है, ग्रीवांसेस हैं, हमारी शिकायतें हैं, और इन शिकायतों के प्रति हम क्या हो जाते हैं, जब हमारी बातें नहीं मानी जाती हैं, जब शोषण या अत्याचार बढ़ते जाता है तो हम नाराज होते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, विद्रोह करते हैं। विद्रोह उस सेंस में है, यानी कि कोई अमूल चूक परिवर्तन नहीं होता है, हमारी कुछ शिकायतें होती हैं और शिकायतों के निवारण के लिए जो है विद्रोह होते हैं, ठीक है, जब बातें नहीं सुनी जाती हैं। रिवोल्ट जो है, यानी कि क्रांति का मतलब होता है जो आपका जो सत्ता है जिसके अधीन, जैसे ब्रिटिश शासन है, तो हमने जो है पूरा, जैसे आप फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़े हैं ना,
रशियन रेवोल्यूशन पढ़े, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, एक तरह से क्रांति आ गई वहां पर। क्रांति का मतलब हुआ कि जैसे पहले वहां पर राजतंत्र था, उसके बाद क्या आ गया, उसके बाद जो है वहां पर साम्यवादी व्यवस्था आ गई। पहले राजतंत्र था तो फिर डेमोक्रेटिक व्यवस्था आ गई, यानी सत्ता का ही पूरा का पूरा बड़े पैमाने पर चेंज। तो इसीलिए 1857 की जो क्रांति है, इसके नेचर को लेकर के जो है कई बार बहुत सारी बातें की जाती हैं कि ये एक्चुअली विद्रोह था, ये क्रांति नहीं था। क्योंकि क्रांति अगर होती तो ये जो है पूरा बेसिक स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाता, ये पावर नहीं रहती यहाँ पर। मगर हम देखते हैं ऐसा होता नहीं है। फिर भी बहरहाल ये ऐसा विद्रोह भी नहीं था जो सिर्फ एक क्षेत्र में था, ये भारत के अन्य जगहों पर फैला। भारत की बड़ी जनसंख्या, स्पेशली कह सकते हैं किसान मजदूर, है ना, और आप ये कह सकते हैं जो बहुत सारे जमींदार भी थे और बहुत सारे सैनिक जो थे, उन लोगों ने पार्टिसिपेशन किया था। तो इसलिए इसे कई बार जो है इसको लेकर के कंट्रोवर्सी होती है कि नहीं, इसका जो व्यापक स्तर पर इन लोगों ने विरोध दर्ज कराया था। अब हम समझते हैं, मैंने आपको बताया कि ये कितने सालों का सफर है, 100 सालों का सफर है। अब आप देखिए, ये 1857 की क्रांति के ही कुछ पिक्चर्स हैं जो बनाए गए हैं। ये अभी आपको मैं बताऊंगी कहानी, तब आप समझ पाएंगे। देखिए, अभी मैंने कहा कि इसके नेचर, यानी कि इसकी जो है, इसके नेचर को, इसकी प्रकृति को लेके अलग अलग लोगों में अलग अलग विचारधाराएं हैं। आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसी बातें क्यों पढ़ा रही हूँ। एक्चुअली आपसे पूछ सकता है कि इसे सैनिक विद्रोह किसने कहा। ज्यादातर जो ब्रिटिश थे उन्होंने इसे कंसीडर किया कि यह सिर्फ एक सैनिक विद्रोह था, क्योंकि ये सीमित स्तर पर हुआ था और सेना में इस विद्रोह को ज्यादा देखा गया था, इसलिए ये सैनिक विद्रोह था। अगर कोई ये कह रहा है कि पूरा राष्ट्रीय आंदोलन था, तो ऐसा कुछ नहीं था। और ये कौन कह रहे हैं स्टूडेंट, यह कह रहे हैं जॉन लॉरेंस सीले होम्स, सर सैयद अहमद खान। इनका मानना था कि ये बेसिकली क्या था, एक सैनिक विद्रोह था, ये मान रहे थे। फिर इसे राष्ट्रीय विद्रोह, यानी कि नेशनल जो है, इसको माना गया कि ये एक तरह से राष्ट्रीय विद्रोह था, रिवोल्ट था। इसे कौन कहते हैं, अशोक मेहता और डिज़रेली जो है वह कहते हैं कि यह राष्ट्रीय विद्रोह था। एक तरह से हम मान सकते हैं इसको, कि भारत की जो जनता थी वो नाखुश थी और उसने अपना विद्रोह जो है, विद्रोह करके अपना विरोध दर्ज किया। लेकिन एक क्वेश्चन जो आपसे हमेशा आता है कि 1857 की क्रांति को किसने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा। यानी कि हमारी स्वतंत्रता की जो लड़ाई चलती है, अभी आप आगे वाली क्लासेस में देखेंगे, उसमें माना है कि ये हमारी पहली लड़ाई थी। और इसे किसने कहा है, वीडी सावरकर ने। वीडी सावरकर अपनी किताब जो है उसमें ये कहते हैं कि ये जो है, इनकी किताब का नाम है द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस, द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस। किसकी किताब है ये, वीडी सावरकर की। और इसमें इन्होंने पहली बार ये विचार देने वाले थे कि इन्होंने कहा कि यह क्या है, यह जो है एक हमारा भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम है। ये वाले क्वेश्चन आपसे कई सारे एग्जाम में पूछता है, तो आपको ये चीजें याद रहनी चाहिए। और एक मजूमदार साहब हैं, आरसी मजूमदार साहब, यह कहते हैं ना तो यह प्रथम था, ना ही यह स्वतंत्रता संग्राम था, और ना ही यह राष्ट्रीय विद्रोह था। इनकी किताब का नाम है द सिपाहीज म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857, है ना। तो इनकी किताब का नाम ये है स्टूडेंट। और इन्होंने कहा कि ऐसा है कि ये कोई राष्ट्रीय विद्रोह नहीं था और ना ही यह स्वतंत्रता संग्राम के लिए लड़ी गई लड़ाई थी। यह जो है, ये आप जिस तरह से बोल रहे हैं वो चीजें नहीं थी। और इसे किसने कहा स्टूडेंट, इसे कहा है आरसी मजूमदार ने। इनकी किताब का नाम है सिपाहीज म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857। मैं लिख दे रही हूं, सिपाहीज म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857। ऐसा इन्होंने क्यों कहा, कहा कि पहली बात ये प्रथम नहीं है, ना तो ये स्वतंत्रता संग्राम है और ना ही यह राष्ट्रीय विद्रोह है। कहने का इनका तात्पर्य ये था, देखिए राष्ट्रवाद की अगर हम बात करते हैं तो राष्ट्रवाद जो है, एक चीज समझिए, जब आप एक साझी संस्कृति और मतलब साझी संस्कृति साझा करते हैं और आप लोग के अंदर ये कॉन्शियसनेस रहता है कि हम सभी लोग एक हैं, है ना, तो यानी कि भारतीय उपमहाद्वीप में रहने वाले सभी भारतीयों में ये अवेयरनेस हो कि हम सभी भारतीय हैं, हम सभी अंग्रेजों के द्वारा शोषित हो रहे हैं, और इसी के प्रति उन्होंने क्या कर दिया, स्वतंत्रता संग्राम शुरू कर दिया। तो इन्होंने कहा कि पहली बात तो ये कोई ये प्रथम नहीं था,
इससे पहले भी कई सारे विद्रोह, सैनिक विद्रोह या कई सारे विद्रोह अंग्रेजों के खिलाफ हो चुके थे। दूसरी बात, ये पहला स्वतंत्रता संग्राम नहीं था। इन्होंने कहा कि ये स्वतंत्रता के लिए लड़ी नहीं गई थी। अब जैसे आप इसके बारे में डिटेल से मुझसे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि बहुत सारे लोग जो इसमें जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था, उनके अपने अपने उद्देश्य थे। कोई एक उद्देश्य के लिए कि हमें भारत को स्वतंत्र कराना है, ऐसी विचारधारा को लेकर के ये लड़ाई नहीं लड़ी गई थी। इसलिए इन्होंने इसे स्वतंत्रता संग्राम भी नहीं माना है। और दूसरा कहा इन्होंने कि यह राष्ट्रीय विद्रोह भी नहीं था। राष्ट्रीय विद्रोह जब हम कह रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस विद्रोह का स्वरूप क्या होगा, अखिल भारतीय होगा, यानी पूरे भारत में जो है लगभग एक ही जो है हम देखते हैं पैमाना होगा इस विद्रोह का, जिसमें सभी जगह पर रिवोल्ट हो रहे होंगे। मगर ऐसा भी नहीं है। हम नॉर्दर्न इंडिया के पार्ट को अगर देखें तो वहां पर यह विद्रोह बहुत ज्यादा होता है, लेकिन सदर्न और बहुत सारे जो एरियाज थे, जैसे कि आपका हैदराबाद हो गया, पंजाब हो गया, बंगाल हो गया, ये सब तो कहीं पहुंचा ही नहीं था इसमें विद्रोह, है ना। तो इन्होंने कहा है कि ऐसा है कि ये राष्ट्रीय विद्रोह भी नहीं था। किसने कहा? आरसी मजूमदार ने कहा। उनकी किताब है सिपाहीज म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857। और एक और विचारक हैं, इनका नाम है होम्स। यह भी पश्चिमी विचारक हैं। इन्होंने कहा सभ्यता और बर्बरता के बीच संघर्ष। ये सभ्यता कौन है? अंग्रेज। आपको मालूम है कि वह अपने आप को क्या कर देते हैं, वह अपने आप को सभ्य जो है घोषित करते थे कि हम सभ्य हैं। और भारत के लोग क्या हैं? बर्बर हैं, बर्बर जाति के लोग हैं ये लोग। आप कई बार सुनते होंगे कि ये क्या करते हैं, सपेरे हैं, और कई सारी रंग भेद नीति की वजह से ये लोग बहुत ज्यादा क्या थे, जजमेंटल थे भारतीयों को लेके कि ये लोग बर्बर हैं। तो इन्होंने कहा कि हम लोग बहुत कुछ अच्छा करना चाह रहे थे, कहाँ पर? इंडिया में। और इन बर्बर लोगों को पसंद नहीं आया, इसीलिए इन लोगों ने संघर्ष किया। तो इन्होंने कहा ये सभ्यता और बर्बरता के बीच में लड़ाई है। ये किसने कहा? होम्स ने कहा। और दूसरे एक कहते हैं आउट्रम और टेलर। इन्होंने कहा यह हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र था। क्यों इसे हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र कहा? एक्चुअली अगर आप 1857 के रिवोल्ट को देखें तो ये ऐसा विद्रोह था जिसमें भारत में जो है हिंदू और मुसलमान जो भी थे उन दोनों ने बहुत साथ मिलकर के इस विद्रोह को आगे बढ़ाया था। और बिल्कुल एक ताकत के रूप में जो है वो किसी तरह से भी क्या करना चाहते थे, अंग्रेजों को हराना चाह रहे थे वहां पर। तो ये बिल्कुल साथ मिल के लड़े थे। तो इन्होंने कहा कि ये हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र था जो कि इसको ईसाइयों को यहाँ से निकालना चाह रहा था। तो ये सब जो है ये क्या है, ये प्रकृति के बारे में बात हो रही है कि 1857 की प्रकृति क्या थी, इसके अलग अलग कौन कौन से विचार इन लोगों ने व्यक्त किए और संबंधित व्यक्ति कौन है, ये सब आपको जानना जरूरी है, इसलिए मैंने लिख दिया। अशोक मेहता जिनके बारे में मैंने कहा, इनकी किताब का नाम है द ग्रेट रिबेलियन। ये सब आपसे पूछ सकता है। अशोक मेहता की किताब का नाम है द ग्रेट रिबेलियन, है ना। इनकी किताब का नाम है स्टूडेंट। इसके अलावा हम देखते हैं वीडी सावरकर का मैंने आपको बता दिया, इनका बता दिया। हाँ, तो ये आपको याद रखना होगा कि किसने क्या क्या कहा। सभ्यता और बर्बरता के बीच संघर्ष होम्स ने कहा। प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन का ये संघर्ष था, वीडी सावरकर ने कहा। ना तो प्रथम था, ना तो पहला स्वतंत्रता संग्राम था, और ना ही राष्ट्रीय विद्रोह था, ये मजूमदार जी कह रहे हैं। सैनिक विद्रोह किसने कहा, ये सब चीजें आपको याद रहनी चाहिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस टॉपिक को आपको मिस नहीं करना है। अब आइए अब हम बात करते हैं कि 1857 की जो क्रांति हुई थी आखिर इसके कारण क्या थे। अगर हम कारणों की बात करें तो अभी तक आप लोगों ने बहुत सारी चीजें मुझसे पढ़ी हैं और आप लोग को एक तजुर्बा तो हो गया होगा कि बहुत सारी चीजें चल रही थी इन 100 सालों के दरमियान। जो भारत की जनता ने जो सफर किया था इस बीच में, उसमें हम देखते हैं स्टूडेंट क्या होता है, बहुत सारे कारण थे। देखिए एक चीज आप समझने की कोशिश कीजिए, वो ये कि कोई भी गुस्सा जो है, आप भी किसी से एकदम से नाराज नहीं होते हैं। आप भी किसी के प्रति क्या नहीं एकदम से सर किसी का उठ करके आपका ऐसा मन नहीं कर रहा है कि आप किसी का सर फोड़ दें, है ना। जरूर कोई ना कोई वजह होगा। बशीर बद्र साहब हैं, उनकी एक शायरी है कि कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। तो बिल्कुल ऐसा ही है कि भारतीयों की भी मजबूरी थी, और उन्हें मजबूर किसने किया था? अंग्रेजों ने उन्हें मजबूर किया था, जिसके कारण जो है उन्होंने ये विद्रोह किया। और ये विद्रोह के पीछे हम देखते हैं कि इसका एक तत्कालीन कारण तो है ही कि चर्बी लगे हुए कारतूस वगैरह जो है, ये तत्कालीन कारण लोग कई बार बोलते हैं कि चर्बी लगे हुए कारतूस की वजह से हुआ। देखिए कोई भी
बड़ा विद्रोह जो है सिर्फ चर्बी लगे कारतूस की वजह से नहीं हो सकता है। ये एक विचारक हैं जो कहते भी हैं कि चर्बी लगे कारतूसों की वजह से कोई सत्ता का परिवर्तन नहीं हो सकता है, चाहे कुछ भी ऐसा। उसके पीछे जो है एक कहानियां होती हैं, या उसके पीछे क्या होता है, लोगों का सर्वाइवल होता है, लोगों का दुख होता है, लोगों की निराशा होती है ना, वो सारी चीजें हैं। इसके राजनीतिक और प्रशासनिक कारण के बारे में हम बात करेंगे, आर्थिक कारण के बारे में बात करेंगे, सामाजिक और धार्मिक, सैनिक कारण और फिर तत्कालीन कारण। इसके कई कारण हैं जिसके बारे में हमें बात करनी है आपसे। अब आप आ जाइए 1857 के विद्रोह के राजनीतिक कारण क्या थे। राजनीतिक कारण में अगर आप देखें स्टूडेंट, तो सबसे पहले एक चीज आप समझिए, इसमें सर्व प्रमुख दो लोगों को लीजिए। एक का नाम है वेलेजली और दूसरा नाम आता है डलहौजी। आपको मालूम है वेलेजली ने क्या किया? वेलेजली ने जो है जब वह आया तो उसने व्यापगत नीति लेके आया। यह क्या लेके आया? व्यापगत नीति। ये रुकिए, सॉरी, ये सहायक संधि लेके आया था स्टूडेंट, एक मिनट रुकिए। हाँ ठीक है। डलहौज वेलेजली जो था इसने सहायक संधि इंट्रोड्यूस की, वहीं डलहौजी ने यह व्यापगत नीति लेके आया। अब ये क्या है समझिए। भारत में आपको मालूम है कि मुगलों के टाइम पे क्या था, मुगलों के टाइम पर जो एक राजतंत्र था, और राजतंत्र में क्या होते, कई सारे राजा होते, कई सारे स्वतंत्र राज्यों के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा। लेकिन जब वेलेजली आता है तो वो सहायक संधि लेके आता है, और सहायक संधि में क्या था कि रियासतों के साथ एक संधि की जाती थी, और इस संधि के तहत क्या किया जाता था कि उनके यहाँ पर जो है अपनी सेना को उनके यहाँ पे रखवाया जाता था। इस तरह से वो कंट्रोल करने की कोशिश करते थे जो रियासतें थी। तो ये कौन लेके आया? ये लेके आया वेलेजली। सबसे पहले हैदराबाद स्टेट था स्टूडेंट जिसने जो है क्या किया, वेलेजली की सहायक संधि पर हस्ताक्षर किया, और उसके बाद मैसूर हो गए, तंजौर हो गए, अवध, पेशवा, भोसले, सिंधिया, ऐसे कर कर के इन लोगों ने प्रत्येक राज्यों पर क्या कोशिश किया कि कंट्रोल किया जाए। ये तो कर ही रहा था। ये बात कब की है? अगर हम हैदराबाद की बात करें स्टूडेंट, तो हैदराबाद को 1799 में सहायक संधि करने के लिए मजबूर किया गया, और उसके बाद हम देखते हैं मैसूर को भी 1799 में, तंजौर को आपको लगभग 1799, अवध को 1801 में। तो सहायक संधि के द्वारा इनका जो है क्या हो गया, एक तरह से प्रत्यक्ष रूप से हस्तक्षेप हो गया इन रियासतों के अंदर, है ना। तो रियासतों को कमजोर करने का एक तरीका इन्होंने सोचा वेलेजली ने। डलहौजी साहब उससे भी आगे निकल गए। इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो जितनी भी नैतिकता के मापदंड थे उन सभी को तोड़ दिया। भारत में एक पहले से प्रथा चली आई थी कि अगर कोई राजा है और उसकी संतान नहीं है तो वो क्या करता था, वो संतान को गोद ले लेता था, उसको दत्तक पुत्र कहा जाता था। फिर अगर राजा नहीं होता था तो उसके दत्तक पुत्र को मान्यता होती थी एज अ रूलर, एज अ शासक, वह क्या करता था, शासन करता था। ये भारत की बड़ी प्राचीन परंपरा थी। लेकिन ये डलहौजी साहब आए और इन्होंने कहा कि नहीं भाई, हम जो है दत्तक पुत्र का जो उत्तराधिकार वाला आपका जो ये सिद्धांत है वो हम नहीं मानते हैं। और ये जो है प्रत्येक रियासतों के साथ आपने देखा किस तरह से ये पंजाब, अवध और कई सारे जगहों को जो है इसने क्या कर लिया, उनका विलय करते चला गया। ये उनका विलय लगातार करते चला गया। और इसी के कारण हम देखते हैं स्टूडेंट, इसने जब 1848 से 56 के बीच में इसने कई रियासतों को क्या किया, ब्रिटिश शासन के अंतर्गत जो है मिला लिया, जिसमें सबसे पहले हम देखते हैं सतारा, जैतपुर, संभल, बघाट, कई सारे जगह को इसने मिलाते हुए जो है अपनी नीति को आगे बढ़ाया। जब इसने अवध का जो विलय किया, यह किया 1856 में। अवध, और अवध ऐसा रीजन था जहां से बड़ी संख्या में जो सैनिक थे, भारतीय सैनिक थे, वो अंग्रेजों के सेवा में लगे हुए थे, सिपाही जो थे, है ना। और जब इन्होंने अवध का जब किया विलय, तो अवध के लोगों को, जिसमें बहुत ज्यादा कृषक थे, जो सिपाही थे, उनको लगा कि जा ये तो हमारे खिलाफ ही क्या है, ये उल्टी तलवार हो गई है। या हमारे यहाँ के जो वाजिद अली शाह थे अवध का, आपको मालूम है इसने कुशासन का आरोप लगा के वाजिद अली शाह को हटा दिया था डलहौजी ने।
तो ये अवध के जो किसान थे, मजदूर थे और जो सैनिक थे वो काफ़ी नाराज़ हुए और कहीं न कहीं ये एक बड़ा विद्रोह का कारण बनता है स्टूडेंट। ये जो है विद्रोह की एक कहानी लिखता है। तो हम देखते हैं वेलिजली हो गया, डलहौजी हो गया, इनका तो अपना मामला था ही। देखिए अवध के विलय के बारे में मैंने आपसे बताया। यहाँ जनता जो है काफ़ी नाराज़ हो गई जब इन्होंने अवध का विलय किया और मुगल वंश के प्रति जो है लगातार ये लोग क्या कर रहे थे, अनादर व्यक्त कर रहे थे। वैसे तो 1803 में ही हम देखते हैं जो मुगल शासक था वह क्या हो जाता है, अंग्रेजों के संरक्षण में आ जाता है। उसके बाद लगातार जितने भी जो गवर्नर जनरल बने या फिर वायसराय बना, उन्होंने वो जो एक रिस्पेक्ट होता है मुगल एम्परर को, उन्होंने कभी भी वैसा नहीं दिया। इनफैक्ट बहादुर शाह जफर के टाइम पर तो आते आते डलहौजी ने कह दिया था बहादुर शाह के टाइम पर कि ऐसा कीजिए, आप लाल किला छोड़ करके कहाँ, कुतुब मीनार में शिफ्ट हो जाइए, है ना। और कैनिंग साहब ने कहा था कि मेरे ख्याल से इनको बहादुर शाह हमारे लास्ट ही रहेंगे, इसके बाद हम लोग मुगलों को ख़त्म वगैरह करके यहाँ पे ब्रिटिश शासन, इनका एक ऐसा प्लान भी था। तो ये लगातार मुगलों से डिसरिस्पेक्ट करते थे, जिसकी वजह से जो मुगल में जो लोग सर्विस अपना दे रहे थे या फिर जो मुसलमान थे वह भी काफ़ी क्या थे, अंदर से बड़ा अंदर से नाराज़ थे कि ये तो कोई, इनके अंदर कोई संस्कार ही नहीं है, कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है, कुछ भी नहीं दे रहे हैं। और इसके अलावा हम देखते हैं भारतीय शासकों और कुलीनों का ब्रिटिश शासन के वादों पर से भरोसा उठ गया। आपने देखा था कि कई सारे जो जमींदार थे, मैंने जब आप लोग को पढ़ाया था स्थायी बंदोबस्त, तो उसमें कई पुराने जमींदार जो हैं उनका जो सनसेट लॉ था उसकी वजह से उनको हटना पड़ गया, नए जमींदार आए। तो एक बड़ा समाज में इन लोगों ने परिवर्तन भी कर दिया था और कई शासक को जो है इन लोगों ने क्या किया, हमने आपको बताया उत्तराधिकार का नियम नहीं माना और कई सारे लोगों को इन्होंने हटा दिया। तो ये क्या था, विद्रोह का राजनीतिक कारण था, जिसकी वजह से इन्हें जो विद्रोही थे उनको कई कई लोगों का राजनीतिक संरक्षण भी प्राप्त हुआ। और खुद भी हम देखते हैं चाहे रानी झांसी हो, तात्या नाना साहब हो या फिर लखनऊ में बेगम हजरत महल हो, सब अपने अपने, क्योंकि उनको क्या अंग्रेज जो है कंसीडर नहीं कर रहे हैं, उनकी बातों को नहीं मान रहे हैं, इसीलिए उन्होंने क्या किया, फिर विद्रोह में पार्टिसिपेट किया। तो ये एक राजनीतिक कारण था। विद्रोह का आर्थिक कारण अगर हम देखें, मैंने बताया था कि इन लोगों ने कई सारे लैंड रिफॉर्म किए हैं। आपको मालूम है कि इन्होंने अस्थाई बंदोबस्त, महलवाड़ी व्यवस्था, रैयतवाड़ी व्यवस्था ये तो लेके आए ही। और इनकी जो रेवेन्यू थी, रेवेन्यू अगर आप देखें तो पूरे इसमें बहुत ज़्यादा हाई रहता है, जिसके कारण किसान जो है लगातार अपनी ज़मीन खोते गए। ज़मीन अगर नहीं खो रहे थे तो उनके पास क्या कुछ बच भी नहीं रहा था, किसानों पर शोषण बढ़ गया था क्योंकि भूमि को ठेके पर देने की व्यवस्था की गई थी और इससे जो है किसान जो है लगभग एक तरह से तबाह हो गए थे। इसके अलावा हम देखते हैं स्टूडेंट, किसान वर्ग तो खराब हो ही रहा था। भारत की किसान जो भारत आत्मनिर्भर था अपने खाद्यान्नों के उत्पादन में, अपनी चीज़ों में, उसकी हालत बड़ी खराब हो गई थी। और इस समय हम देखते हैं जो हमारे हस्तशिल्प उद्योग था, हस्तशिल्प उद्योग से जुड़े हुए लोग, दस्तकारी से जुड़े हुए, कारी से जुड़े हुए लोग, कृषक, ये सारे लोग क्या हो गए स्टूडेंट, बिल्कुल लगभग तबाह कर दिए गए। खासकर ये वर्ग तो समझिए खत्म ही कर दिया गया, ये जो वर्ग था इसको खत्म ही कर दिया गया। क्यों, मैंने बताया था कि इनका उद्देश्य क्या था अंग्रेजों का। शुरुआत में अगर आप 1757 से लेकर के 1813 तक देखें तो इनकी पूरी कोशिश थी, 1800 तक देखें तो इनकी पूरी कोशिश थी कि भारत से कच्चा माल लेना है और उसको कहाँ भेजना है, उसको ब्रिटेन भेजना है, वहाँ की फैक्ट्रीज में, क्योंकि वहाँ पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ गया था। तो वहाँ पे जो फैक्ट्रीज में चीज़ें बन रही थी, उन सारी चीज़ों को जो सस्ती थी और मशीनों से बड़ी तादाद पे बनती थी, उन सभी चीज़ों को ला करके भारत में ये लोग डंप कर देते थे। अब एक बात बताइए, यहाँ पर अभी भी भारत में क्या था, हथकरघा था, क्योंकि इंडस्ट्री वगैरह तो इन लोगों ने विकसित नहीं की थी। तो जो बेचारे ट्रेडिशनल बुनकर वगैरह थे वो सब क्या हो गए, वो सब डिस्ट्रॉय हो गए, क्योंकि फैक्ट्रीज के सामान आ रहे थे, वो चीप थे, वो बेस्ट थे और इनको तो कोई संरक्षण भी नहीं मिला हुआ था। तो इसके कारण इनकी हालत बहुत खराब हो गई थी। तो एक बड़ा वर्ग जो था वह उसकी हस्तकारी, उसका शिल्प उद्योग वगैरह सब छिन गया था और भूमि पे लगातार क्या हो रहा था, बोझ बढ़ते जा रहा था। इसके अलावा हम देख रहे हैं जो ब्रिटिश फैक्ट्री में निर्मित वस्तुएं थी, उसके सामने हाथ के जो बेचारे लोग जो हाथ से बुन रहे हैं, कढ़ाई कर रहे हैं, चाहे बुनाई कर रहे हैं, उनकी चीजें तो प्रतिस्पर्धा कर ही नहीं पाएंगी। ना ही हमारी चीजों को क्या किया गया, उनको प्रमोट किया गया।
और हम देख रहे हैं कि इसी के कारण लोगों की आजीविका क्या हो रही थी, खो रही थी, क्योंकि भारत में क्या हो गया था, औद्योगिकरण, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब होता है, औद्योगिकरण को डी इंडस्ट्रियलाइजेशन भी बोलते हैं स्टूडेंट। इसका मतलब होता है कि भारत में उद्योगों का विकास किया ही नहीं गया तरीके से। भारत में जो हस्तशिल्प उद्योग थे इस समय तक, उनको कन्वर्ट हो जाना चाहिए था किसमें, इंडस्ट्रीज में, मगर अंग्रेजों ने उन्हें करने नहीं दिया, तो इसकी वजह से वो क्या हो गया, डी इंडस्ट्रियलाइज हो गया भारत। यहाँ पे कोई इंडस्ट्रीज ही विकसित नहीं हुई। और इसके अलावा हम देखते हैं, किसान तो पीड़ित थे ही। मैंने जमींदारों के बारे में बताया था, जो पुराने जमींदार थे, उनको क्या कर दिया जाता, जब वो कुछ रेवेन्यू नहीं जमा कर पा रहे थे तो उनको भी बेदखल कर दिया जा रहा था। इस तरह से कई सारे किसान और जमींदार जो थे वह इनके आर्थिक शोषण के शिकार हुए, और जिसके कारण एक लंबे समय से ये लोग क्या कर रहे थे, सरवाइव कर रहे थे। जब उनको 1857 की विद्रोह जब उन्होंने देखा, तो उनके अंदर क्या था, पहले से ही एक गुबार भरा हुआ था, और वह क्या हुए, वह इस आंदोलन में या वह इस विद्रोह में जो है कूद गए। यही कारण है कि 1800 विद्रोह में हम देखते हैं कि किसान, मजदूर, जमींदार, कई सारे लोग, जो लोग एक्चुअली क्या थे, जो शोषण का शिकार हुए थे, उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया। और जो लोग शोषण का शिकार नहीं हुए, जिन पर अंग्रेजों की छत्र छाया बनी रही, उन लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया। अब आप आ जाइए 1857 के विद्रोह के सामाजिक और धार्मिक कारण। आपको मालूम है, मैंने पढ़ाया था कि 1813 का चार्टर आया, फिर उसमें चार्टर में प्रावधान किया गया कि हम क्या करेंगे, 1 लाख रुपया जो है यहाँ के साहित्य और बुद्धिजीवी वर्ग के पुनरुत्थान के लिए खर्चा करेंगे। अंग्रेजी शिक्षा को इंट्रोड्यूस किया गया, मैंने ये सारी चीजें आप लोग को पढ़ाई थी। और इसके अलावा जो है, जब नई एजुकेशन आ रही थी, नई चीजें आ रही थी, तो नए नए लॉज भी आ रहे थे। जैसे सती प्रथा के विरुद्ध बेंटिक साहब ने क्या ला दिया था, प्रथा के विरोध में एक एक्ट लेके आ गए वो। तो आप देखिए, सती प्रथा का उन्मूलन हो जाए कब, 1829 में, विधवा पुनर्विवाह 1856 में, ठीक ना। और ये इस तरह के जो सुधार हो रहे थे, लेकिन इस सुधार तो थे, ये वाकई सुधार थे, लेकिन भारतीयों के पास दिक्कत क्या हो रही थी, उस समय उनके पास शिक्षा नहीं थी। और एक चीज समझिए, सोसाइटी हमेशा हमेशा से, जो भी कोई भी सोसाइटी एक रिजिड फॉर्म में लगभग रहती है, क्योंकि उसके बिलीफ चले आ रहे हैं, उसकी चीजें चली आ रही हैं। तो अभी तक तो अंग्रेजों का आर्थिक रूप में उनका हस्तक्षेप हो रहा था, या फिर राजनीतिक हस्तक्षेप वो बर्दाश्त कर रहे थे, लेकिन उन्होंने देखा कि जा ये तो क्या, हमारे धर्म में भी क्या कर रहे हैं, हस्तक्षेप कर रहे हैं। देखिए, सती प्रथा को बंद करवा दिया, विधवाओं को भी विवाह करने की अनुमति दे दी, है ना। और इसके अलावा आप देखिएगा तो उन्होंने जो है बहुत सारे कानून इस तरह के लेके आए, जैसे कि दास प्रथा का उन्मूलन हो गया, है ना। तो ये सब जब ये लॉ लेके आ रहे थे, या फिर कन्या भ्रूण हत्या के विरोध में जो है उन्होंने काम किया, तो ये सारी चीजें जो वैसे तो थी पॉजिटिव, लेकिन क्योंकि समाज जो था हमारा वो एक तरह से रिजिड फॉर्म में था, उनको सीधे ये लगा कि ये तो हमारे धर्म पे भी क्या कर रहे हैं, हमला कर रहे हैं। और इसके अलावा 1813 का जो चार्टर आया था स्टूडेंट, उसमें ईसाई मिशनरी जो थे, उनको ये परमिशन दिया गया था कि ठीक है, आप भारत में जाकर के ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। तो वो लोग भारत में तो आ रहे थे, लेकिन जहां भी अकाल वगैरह पड़ते थे, अगर आप जानते हो, तो भारत में 1837 के लगभग में उड़ीसा में जो बहुत बड़ा क्या हुआ, अकाल पड़ा, एक बहुत भयंकर अकाल जो है यहाँ पर पड़ा था स्टूडेंट। लगभग माना जाता है करोड़ों की संख्या में, लाखों की संख्या में लोग जो है इसमें मारे गए थे। तो ये जो है मारे गए, उसके बाद जो ये अकाल प्रभावित क्षेत्र होता था, इसमें क्या था, ये ईसाई मिशनरी जाके घूमते थे और फिर लोगों को अपनी अच्छी अच्छी बातें बताते थे कि क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। तो इन सब से क्या हो रहा था, ये लोग जो धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश भी कर रहे थे, जो पिछड़े क्षेत्र थे, जो अकाल प्रभावित क्षेत्र थे, इससे भी लोगों में क्या हुआ, एक अंदर से आ रहा था कि भाई हमारा धर्म भी क्या है, खतरे में है। और इनकी जो जाति व्यवस्था थी, ठीक है, धार्मिक प्रथा थी, इन सभी में इनको लग रहा था कि इनका बड़ा इंटरफेरेंस बढ़ रहा है, ये हमारे लिए ठीक नहीं है। हिंदू और मुसलमान दोनों को ब्रिटिश शासन के अंतर्गत क्या लग रहा था कि हम अपनी पहचान खो देंगे, क्योंकि ब्रिटिश एजुकेशन ये लॉन्च कर रहे हैं, पाश्चात्य शिक्षा लेके आ रहे हैं, मॉडर्नाइजेशन की बात कर रहे हैं, तो इससे हमारा कल्चर तो बचेगा ही नहीं, हम क्या हो जाएंगे, हम लोग हाशिए पे चले जाएंगे, ये लोग भारत को एक तरह से क्या कर देंगे, ईसाई बना देंगे। तो एक अंदर से जो था, एक सेंटिमेंट जो था अपने धर्म के कॉन्शियसनेस का, वह भी जो है लोगों के अंदर बैठा हुआ था। और जब यह विद्रोह हुआ तो ऐसे लोग जिनको ये चीजें लगती थी, वो लोग भी इस विद्रोह में शामिल हुए।
अब बात करते हैं इनके सैन्य कारण क्या थे। सैन्य कारण के अंतर्गत देखिए, अगर हम देखें यूरोपियन और इंडियन, इनका रेशियो जो था सेना में, ये लगभग होते थे स्टूडेंट, मान लीजिए 2:5। तो भारतीय इसमें 5 होते थे, यह 2 होते थे। फिर भी जो भारतीय थे वह सूबेदार के रैंक से अधिक नहीं जा सकते थे, इससे आप ऊपर जा ही नहीं सकते हैं। कॉर्नवालिस भी ऐसी व्यवस्था लेके आता है कि आप बहुत हायर पोस्ट पे जो है भारतीय नहीं रखे जाते थे। तो इनकी जो एक क्या थी, एक भेदभाव की नीति थी, वह सैनिकों में बहुत रोष उत्पन्न करती थी। और हम देखते थे कि जितने भी ऊंचे पद थे उस पे यूरोपीय लोग ही रहते थे, आरक्षित था उनके लिए। और सिपाहियों को अगर आप देखें तो जैसे कि उनको बर्मा में कहा गया कि आपको बर्मा जाना, तो सैनिकों ने कहा नहीं भाई, हम बर्मा नहीं जाएंगे क्योंकि हमें समुद्र पार करना पड़ता है। तो भारतीय लोग थे, भारतीय सिपाही थे, और हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग समुद्र पार करना जो था मना था। तो इसमें कई सारे सिपाही जो थे उनको लगता था कि ये तो हमारे मान्यताओं पर, हमारे विश्वासों पर क्या कर रहे हैं, आघात कर रहे हैं। और इसके साथ ही जो है ये लोग बहुत सारे प्रयोग कर रहे थे, जो इनके गन्स वगैरह आ रहे थे उसमें माना जा रहा था कि क्या पशुओं की इन लोगों ने चर्बी का जो है उसमें यूज किया हुआ है। तो इससे हिंदू और मुसलमान दोनों खफा थे कि हम ऐसा तो नहीं कर सकते हैं। और सिपाहियों को अंग्रेजों द्वारा हमेशा क्या किया जाता था, अपमानित किया जाता था, धोखा दिया जाता था, उनके साथ खराब व्यवहार किया जाता था, इनफैक्ट उनको खाना अच्छा नहीं दिया जाता था, अच्छे पैसे नहीं दिए जाते थे। तो इन सब ने क्या किया था, सैनिकों को बहुत डिमोटिवेट कर रखा था। उनको मालूम था कि हमारी स्थिति बड़ी खराब हो रखी है। अब हम देखते हैं ये सारे कारण क्या थे, बैकग्राउंड में एक लंबे समय से ये प्रोसेस चल रहा था। समझिए कि ये लोग क्या है, जैसे आपका कोई दिल दुखाते रहे, लगातार दुखाते रहे, आप थोड़ा बर्दाश्त करेंगे, थोड़ा 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 करके। अब उसने अचानक से कुछ ऐसा कर दिया तो आप क्या हो जाएंगे, एकदम साफा हाथ, करना नहीं चाहिए वैसे। आप क्या करेंगे, आप तुरंत रिएक्ट कर देंगे, देखो ऐसा हमारे साथ मत करो। या फिर वो आप क्या करेंगे, हो सकता है गुस्से में उसे आप थप्पड़ जड़ दें। यही होता है इसका तत्कालीन कारण। हम देखते हैं स्टूडेंट, तत्कालीन कारण क्या था। अंदर से तो ये भारतीय समाज जो था इनसे काफी नाराज था ही। तत्कालीन कारण में हुआ स्टूडेंट ये इनके साथ कि इन लोगों ने एक प्रयोग कर दिया। पहले जो है ब्राउन ब्रेस राइफल चलता था। पहले जो है इनकी सेना में ब्राउन बेस राइफल जो है चलता था स्टूडेंट, ठीक है। लेकिन इन लोग ने एक इनफील्ड राइफल को लॉन्च किया 1857 में। और यह जो है जहां बना था, माना जा रहा था कि वहां पर गाय और सुअर की चर्बी का क्या होता था, प्रयोग होता था। जब ये बात भारतीय सिपाहियों को पता लगी, भारतीय सिपाही जो थे उसमें बड़ी संख्या में जो है हिंदू और मुसलमान दोनों शामिल थे स्टूडेंट, और खासकर जो है अपर क्लास के जो हिंदू थे वो ज्यादा थे उसमें। तो उन्होंने कह दिया कि भाई हम क्या नहीं करेंगे, हम आपके राइफल्स यूज नहीं करेंगे। और इन लोगों ने इस राइफल को यूज करने से, यानी इसका उपयोग करने से मना कर दिया। और हम देखते हैं मेरठ में और कई जगह पर जो है सिपाहियों ने मना किया, विद्रोह किया कि हमें ये राइफल नहीं चाहिए। फिर भी अंग्रेज जो थे वो क्या कर रहे थे, मोटिवेट कर रहे थे इनको कि आप करिए ही। और इसी के बाद क्या होता है, यह क्रांति का रूप ले लेता है। हम देखते हैं स्टूडेंट, इस ब्राउन बेस राइफल को काफी जो है काफी जगह पे इसका विद्रोह जो है सिपाहियों ने विरोध किया था। सबसे पहले हम देखते हैं दमदम के सैनिकों ने इसका विरोध किया कि ये 23 जनवरी की बात है 1857 की। उन्होंने कहा कि हम इसको यूज नहीं करेंगे। और उसके बाद जो है फिर 26 फरवरी 1857 को बहरामपुर, जो कि कलकत्ता में है, वहां पर भी इसको विद्रोह जो सिपाही थे उन्होंने इसे यूज करने से मना कर दिया। और फिर हम देखते हैं 29 मार्च को 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी, ये कहां पर है, यह है बंगाल में, बंगाल में है स्टूडेंट। यहां पर कौन थे, मंगल पांडे।
मंगल पांडे, इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने भी मना कर दिया। और यह जो थे 34वीं NI रेजिमेंट जो था उसके यह जो है सैनिक थे। 34वीं रेजिमेंट के यह क्या थे, सैनिक थे। इन्होंने 29 मार्च को मना कर दिया और मना करने के बाद जो है इन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर के विद्रोह कर दिया छावनी में ही, जिसके कारण दो अफसर थे, एक ह्यूसन था और दूसरा जो था उसका नाम था बाग। ह्यूसन और बाग, ह्यूसन और बाग, यह दो थे। इसमें से एक घायल हो गया, ह्यूसन, और बाग की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। बाद में मंगल पांडे को पकड़ लिया गया और इनको 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई स्टूडेंट। लेकिन मामला यहीं खत्म नहीं हुआ, इनको फांसी तो दे दी गई, लेकिन अब जो है यह बात जो है लगातार एक आग की तरह क्या हो रही थी, फैलते जा रही थी। और इसके बाद हम देखते हैं स्टूडेंट क्या होता है, शीघ्र ही जो है यह न्यूज कहां पहुंच गया, मेरठ पहुंच गया। और मेरठ के जो सिपाही थे उन्होंने भी क्या कर दिया, मना कर दिया, उन्होंने कहा कि हम नहीं करेंगे। और उसके बाद जो है यह इनके जो सिपाही थे विद्रोह किया और इन्होंने जल्द ही उत्तर भारत के मतलब क्या करते हैं, वहां से मेरठ के सिपाही कूच कर गए दिल्ली के लिए। समझिए, मेरठ के सिपाहियों ने मना किया, अपने ऑफिसर से लड़े, फिर वो पूरे जत्थे सत्ते के साथ जो है कहाँ, दिल्ली प्रवास किए। दिल्ली क्यों प्रवास किए, क्योंकि दिल्ली में जो है अभी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर जो है वह विराजमान था। यह दिल्ली की तरफ आए। 11 मई को क्या हुआ, यह दिल्ली पहुंचते हैं स्टूडेंट। मेरठ के जो सिपाही थे 11 मई को ये दिल्ली पहुंचते हैं। 12 मई को इन्होंने बहादुर शाह को विद्रोह का नेता चुना अपना। माना है कि हमारा जो विद्रोह हम कर रहे हैं वो आपके नेतृत्व के अंदर कर रहे हैं। और उसके बाद इन लोगों ने क्या कर दिया, विद्रोह का झंडा बुलंद कर दिया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कहाँ से आप देखें, बंगाल देखें, है ना, और ये सारी चीजें आप देखते हुए आ रहे हैं। मेरठ देखा, फिर ये कहाँ पहुंच गए, दिल्ली पहुंच गया। तो इस तरह से जो विद्रोह जो है, जो मेन सेंटर है दिल्ली, वहां पहुंच गया। और लगभग आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर जो विद्रोही थे, जब वो दिल्ली आए तो उन्होंने एक लंबे समय तक, यानी मई से लेकर सितंबर तक उनका क्या रहा, उन्होंने दिल्ली पर अपना अधिकार जमाए रखा है स्टूडेंट। और 14 सितंबर को जो है अंग्रेजी सेना ने जो है पूरा घेराव किया दिल्ली का। और 20 सितंबर के आसपास में जो है हम देखते हैं क्या हुआ, दिल्ली को विद्रोहियों से इन लोगों ने क्या किया, दिल्ली में विद्रोहियों का दमन किया, है ना। दिल्ली की अगर हम बात करें स्टूडेंट, तो दिल्ली में दिल्ली को फिर से अंग्रेजों को कब्जा करना बड़ा आसान नहीं था। पहली बात तो ये समझिए, यहाँ पर जो बहादुर शाह द्वितीय थे, उनके कमांडर जो थे वह खान बहादुर खान, जिनको हम बतख खान भी कहते हैं, वह थे। और कैनिंग ने इस विद्रोह का दमन करने के लिए जो है सिख रेजिमेंट को बुलाया था और साथ में कई लोगों से सहायता भी ली थी। और इसमें हम देखते हैं कि निकलसन ने जो है कश्मीरी गेट पर अधिकार कर लिया था, मगर वह बाद में मारा गया स्टूडेंट यहाँ पर। और आपको मालूम होना चाहिए कि जब दिल्ली में, चलिए मैं लिख देती हूँ दिल्ली विद्रोह के बारे में थोड़ा, जब तक ये जाए। दिल्ली विद्रोह के बारे में देखते हैं हम स्टूडेंट, क्या हो गया। चलिए तब आप सुनिए फिर, ये ऑटोमेटिक हो गया लगता है मेरे लिखने के लिए ही ये आगे बढ़ गया। चलिए बात करते हैं। मैंने आपको बताया कि 11 मई को दिल्ली यह लोग पहुंचे, 12 मई को इन्होंने बहादुर शाह को, अगर हम दिल्ली की बात करें, 11 मई को मेरठ के जो सैनिक थे कहां पहुंचे, दिल्ली। 12 मई को
इन्होंने बहादुर शाह को शाह द्वितीय को क्या किया, नेतृत्व प्रदान किया। नेतृत्व मतलब माना कि आप ही के नेतृत्व में हम क्या कर रहे हैं, यह विद्रोह कर रहे हैं। और लगभग कब तक, 14 सितंबर 1857 तक विद्रोहियों का जो है पूरा नियंत्रण किस पे रहा, दिल्ली पर रहा। बाद में जो है दिल्ली पर रहा। बाद में जो है 14 सितंबर को कैनिंग ने सहायता मांगी, निकलसन को बुलाया गया यहाँ पर, और निकलसन जो है वह क्या किया, उसने कश्मीरी गेट पर जो है अधिकार कर लिया और दिल्ली में बहुत बड़ा कत्लेआम मचाया गया स्टूडेंट, है ना, बहुत ज्यादा जो है कत्लेआम मचाया गया। और उसके बाद हम देखते हैं स्टूडेंट, दिल्ली में हडसन ने क्या किया था, विद्रोह का दमन किया था। इसने बहादुर शाह को तो गिरफ्तार किया ही, बहादुर शाह को तो गिरफ्तार किया ही, इनके 2 बेटे और एक पोता, इन तीनों को जो है इसने गोली मार दी लाल किले के सामने। इनके बेटे का नाम था मिर्जा मुगल और मिर्जा ख्वाजा सुल्तान, इनके पोते का नाम था अबू बकर। इन सभी को हडसन ने दिल्ली के लाल किले के सामने गोली मार दी स्टूडेंट। और इस तरह से हम देखते हैं दिल्ली पर इनका अधिकार हो गया, किसका, अंग्रेजों का, सितंबर में। अब हम बात करते हैं, दिल्ली का तो पतन हो गया। इसी तरह कानपुर के बारे में अगर हम बात करें तो कानपुर में जो है यह विद्रोह, देखिए आपके लिए डेट भी महत्वपूर्ण हो जाता है, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, निकलसन मारा गया, हडसन जो है, हडसन और लॉरेंस ने है दिल्ली में क्या किया था, नेतृत्व किया था, बहादुर शाह द्वितीय थे। 4 जून को यह विद्रोह कहाँ पे शुरू हुआ, लखनऊ में। यहाँ पर बेगम हजरत महल थी। एक्चुअली आपको मैंने बताया था कि अवध का विलय कर लिया था अंग्रेजों ने और डलहौजी के टाइम पर। तो जो लास्ट नवाब थे वाजिद अली शाह, है ना, वाजिद अली शाह के जो बेटे थे बीरजिस कादिर, उनको यानी नवाबी अब मिलेगी नहीं, लेकिन उनकी माता जो थी, इनका नाम क्या है, बेगम हजरत महल, इन्होंने अपने, क्योंकि ये माइनर थे, इन्होंने अपने संरक्षण में जो है विद्रोह कर दिया। और यहाँ पर जो है लखनऊ जो इनका कैंप था अंग्रेजों का, उसका जो लॉरेंस था वह मारा गया इस विद्रोह में। क्योंकि लखनऊ में आप देखें अगर लखनऊ में, तो यहाँ पर जमींदारों ने, कृषकों ने, सिपाहियों ने इनका साथ दिया, किनका, बेगम हजरत महल का, कि हाँ भाई बहुत गलत हुआ है हमारे नवाब साहब के साथ, उनको हटा दिया गया, उनके बेटे को जो है नवाब नहीं माना जा रहा है, तो आप सही कर रही हैं, हम आपके साथ हैं। लेकिन बाद में किसी तरह जो है कॉलिन कैम्पबेल ने जो है 1 मार्च 1858 को जो है इस विद्रोह को दबा दिया। शुरू कब हुआ था लखनऊ में, 4 जून 1857 को। उसी तरह कानपुर के बारे में हम देखें तो यह 5 जून 1857 को शुरू हुआ कानपुर में स्टूडेंट। नाना साहब प्लस तात्या टोपे, नाना साहब जो थे, यह आपको मालूम होगा कि पेशवाओं के दमन के बाद जो है नाना साहब को पेंशन मिलती थी, लेकिन इनका पेंशन बंद कर दिया गया था, इनका पेंशन बंद कर दिया गया था, तो ये काफी नाराज थे। इसी के कारण जो है 5 जून 1857 को जो है तात्या टोपे के साथ मिलकर इन्होंने भी विद्रोह कर दिया। लेकिन हम देखते हैं 15 मार्च 1858 को क्या हुआ, अंग्रेजों ने इस विद्रोह को कुचल दिया। कैम्पबेल और हैवलॉक ने जो है यहाँ पर नियंत्रण स्थापित किया। एक चीज और याद रखेंगे आप, नाना साहब जो है यह तो कहाँ भाग गए, यह नेपाल भाग गए। तात्या टोपे जो है फिर रानी लक्ष्मीबाई की तरफ चले जाते हैं और वहां पर उनका सहयोग करते हैं। रानी लक्ष्मीबाई 5 जून 1857 को इन्होंने विद्रोह शुरू किया। क्यों? क्योंकि जो इनके पति थे उनकी मृत्यु हो चुकी थी, और इनके पति की मृत्यु के बाद इन लोगों ने, इनकी भी संतान नहीं थी, तो इन्होंने एक पुत्र को जो है गोद लिया था। लेकिन उस पुत्र को अंग्रेज मान्यता नहीं दे रहे थे, उत्तराधिकार नियम को खत्म कर दिया था। तो इसीलिए रानी झांसी जो है किसमें, लड़ाई में उनको आना पड़ा, और उन्होंने बड़ी वीरता के साथ क्या किया, इस लड़ाई को लड़ा। और बाद में जो है हम देखते हैं रानी झांसी में लड़ रही थी, बाद में जो वहां पे ह्यूरोज से हारने के बाद जो है रानी कहाँ पहुंची, कंपिल पहुंची। फिर उसके बाद जब वह ग्वालियर आई तो ग्वालियर के जो राजा थे उन्होंने रानी का साथ नहीं दिया, लेकिन वहां के जो सैनिक थे उन्होंने रानी का साथ दिया। लेकिन पर जो यहीं पर जो है, यहाँ पर हम क्या देखते हैं, ह्यूरोज से जो है लड़ते हुए रानी घायल हो गई, बाद में उनकी मृत्यु हो जाती है यहीं पर, कहाँ पर, ग्वालियर में।
तो ये जो है 4 अप्रैल 1858 को जो है झांसी में क्या हुआ, यह जो है विद्रोह खत्म हुआ स्टूडेंट, रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु के साथ। फिर आप देखें इलाहाबाद में लियाकत अली के नेतृत्व में जो है विद्रोह किया गया और इसका दमन किसने किया, कर्नल नील ने किया। उसी तरह बनारस में अगर आप देखें तो बनारस में जो है यहाँ पे सेना और जनसाधारण जो है लड़ रही थी स्टूडेंट, और कर्नल नील ने ही जो है यहाँ पर क्या किया, इसे खत्म किया। बिहार में बाबू कुंवर सिंह जो है, बाबू कुंवर सिंह के नेतृत्व में जो है हम देखते हैं 1857 का विद्रोह जो है वह जो सिपाही है वह इनके साथ आते हैं, फिर कुंवर सिंह लड़ते हैं। इनके बारे में हम लोग डिटेल में अभी थोड़ा सा जानेंगे। इसी तरह पंजाब में जो है जनसाधारण वगैरह सब लड़े, यहाँ पे लॉरेंस ने उन्हें क्या किया, दबा दिया। फतेहपुर में अजीमुल्ला खां थे ये, और इनको जनरल रेनॉल्ड ने जो क्या किया, खत्म कर दिया स्टूडेंट, इनके विद्रोह को दबा दिया। फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला, इन पर एक चीज याद रखिएगा, इन पर जो है 50,000 रुपए का इनाम रखा था। किसने, अंग्रेजी सेना ने, क्योंकि मौलवी अहमदुल्ला ने जो है इन्हें काफी क्या किया था, परेशान कर दिया था। इन्होंने कहा था कि किसी तरह से इसे पकड़कर हमें दीजिए, और बाद में जनरल रेनॉल्ड ने जो है मौलवी अहमदुल्ला को, ये लोग जिंदा तो पकड़ नहीं पाए, बाद में इन्हें गोली मार दी एक विद्रोह के दौरान ही, और मौलवी अहमदुल्ला की हत्या हो गई। तो हम देखते हैं ये स्टूडेंट। इसके अलावा देखिए बरेली में खान अब्दुल गफ्फार खान और बख्त खान जो हैं इन्होंने नेतृत्व किया, विंसेंट आयर ने इस विद्रोह को कुचल दिया। ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, इसे आप याद कर लेंगे क्योंकि ये सीक्वेंस में भी आपसे पूछ सकता है। और दूसरी बात ये है कि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कहाँ कहाँ पे विद्रोह हुआ, कैसे हुआ, क्या नहीं हुआ, ये सारी चीज़ें आपको जाननी चाहिए। चलिए अब हम बिहार की थोड़ी बात कर लेते हैं, बिहार में कैसे हुआ। क्योंकि आप लोग बिहार की भी तैयारी कर रहे हैं तो आपको मालूम होना चाहिए। किनके नेतृत्व में, बाबू कुंवर सिंह, बाबू कुंवर सिंह के नेतृत्व में विद्रोह हुआ कैसे स्टूडेंट। सबसे पहले जो दानापुर छावनी है वहां के सिपाहियों ने क्या कर दिया स्टूडेंट, दानापुर छावनी के जो सिपाही थे उन्होंने जो है दानापुर छावनी, जब ये विद्रोह की न्यूज या मशाल जो है कहाँ पहुंची, दानापुर पहुंची, तो यहाँ के जो विद्रोही सैनिक थे वह किसके पास पहुंच गए, बाबू कुंवर सिंह के पास, जो कि जगदीशपुर के क्या थे, जमींदार थे स्टूडेंट। और इनसे कहा कि आप हमारा नेतृत्व करिए। बाबू कुंवर सिंह ने इनका साथ क्यों दिया, बाबू कुंवर सिंह ने इनका साथ इसलिए दिया, इनकी एज बहुत ज्यादा थी। सबसे पहली बात ये 80 वर्षीय थे और इनकी एज बहुत ज्यादा थी। इन्होंने जो है इसलिए इनका साथ दिया क्योंकि यह चाहते थे कि अंग्रेजों की सहायता से जो है अपनी जमींदारी का जो प्रबंध है वह जो है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को सौंपना चाहते थे, क्योंकि उनकी आर्थिक हालत अच्छी नहीं थी। लेकिन इनके प्रपोजल को अंग्रेजों ने माना नहीं था, जिससे ये नाराज हो गए। और जब दानापुर छावनी के सिपाही इनके पास आए, इनको कहा कि आप नेतृत्व कीजिए, तो इनकी ऐसे भी माली हालत क्या थी, बहुत अच्छी नहीं थी, और वो यह नाराज भी थे, और जिसके कारण इन्होंने क्या किया, उनका साथ दिया। और जगदीशपुर कहाँ पड़ता है, जगदीशपुर पड़ता है स्टूडेंट शाहबाद। अगर आप पटना वाला रीजन देखें, इसके पास में शाहबाद, दानापुर, मुजफ्फरपुर है ना, मुजफ्फरपुर, दानापुर, शाहबाद, आरा, ये सारे रीजन में जो है ये क्या हुआ स्टूडेंट, यह जो है विद्रोह फैला और यहाँ पर नेतृत्व किया बाबू कुंवर सिंह जी ने। ये बहुत ही ज्यादा बहादुर थे। इन्होंने सबसे पहले शाहबाद को जो है अंग्रेजों से मुक्त कराया स्टूडेंट, यहाँ पर इन्होंने अंग्रेजों को भगा दिया। उसके बाद जो है यह कहाँ गए, यह गए आजमगढ़। उसके बाद यह यूपी के कई सारे जिलों में जो है यह गए और अंग्रेजों से लगातार यह क्या करते रहे, अंग्रेजों से लोहा लेते रह गए स्टूडेंट।
और हम देखते हैं मिल मैल को इन्होंने हराया, मार्क को हराया, कई सारे अंग्रेज़ों को हराया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब यह वहाँ से आ रहे थे, शाहबाद की तरफ आ रहे थे स्टूडेंट, तो एक क्या हुआ, कैनिंग ने मार्क के नेतृत्व में एक सेना भेजी थी, जिसके कारण इनकी लड़ाई हुई, तो ये घायल हो गए। इनके बाजू में जो है तीर या गोली जो भी लगी, उसकी वजह से वो जहर फैल रहा था, तो इन्होंने अपने बाजू को जो है यानी अपने एक हाथ को काट के गंगा को अर्पित कर दिया, और फिर वह कहाँ, शाहबाद की तरफ आए स्टूडेंट। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जगदीशपुर आए, लेकिन क्या हो गया था स्टूडेंट, इनकी तबीयत बहुत खराब हो चुकी थी। फिर भी इन्होंने ली ग्रैंड जो है, एक ली ग्रैंड था, इसके नेतृत्व में आई सेना को इन्होंने क्या कर दिया, हरा दिया स्टूडेंट, हरा दिया। लेकिन चूंकि ये खुद ही बहुत घायल हो चुके थे, इसी कारण 22 अप्रैल को जो है, 26 अप्रैल को, 22 अप्रैल को ये घायल हुए थे, अप्रैल को यह क्या हुए थे, घायल हो गए थे, और 26 अप्रैल को इनकी मृत्यु हो गई। बाद में बाबू कुंवर सिंह के बाद जो है इनके भाई थे, उन्होंने जो है इसका नेतृत्व किया, उनका नाम था अमर सिंह, अमर सिंह। लेकिन बाबू कुंवर सिंह के नेतृत्व जैसा इनके नेतृत्व क्षमता नहीं थी, यही कारण है कि इनको बाद में क्या किया, अंग्रेजों ने पकड़ लिया, और इस तरह से इन्होंने बिहार में जो विद्रोह हो रहा था उसका दमन कर दिया। तो आप लोगों ने अब तक जो देख लिया, वह यह देख लिया कि कौन कौन लीडर थे, कहाँ कहाँ विद्रोह पहुंचा, उसके कारण क्या थे, उसकी प्रकृति क्या थी। अब हम बात करते हैं कि 1857 का विद्रोह आखिर फेल क्यों हो गया। इतना सब होने के बावजूद हम देख रहे हैं एक बड़े पैमाने पर फैल रहा है, लोग इसमें पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं, फिर भी जो है यह क्या हुआ स्टूडेंट, यह जो है उस तरह से मतलब सफल नहीं हो पाया। इसके क्या कारण है, देखिए, अगर आप देखिए रानी लक्ष्मीबाई, उनका अपना मुद्दा था, ठीक ना, बेगम हजरत महल उनका अपना मुद्दा था, सैनिकों का अपना अलग मुद्दा था, जो कृषक शामिल हुए थे उनकी, कुछ कृषकों की हालत खराब हो गई थी, कुछ लोग ठीक थे, कुछ जमींदार शामिल हुए थे जैसे कि बाबू कुंवर सिंह जैसे लोग, लेकिन कुछ लोगों की हालत ठीक थी तो वो लोग शामिल नहीं हुए थे। यानी कि हम क्या देखते हैं कि एक व्यापक पैमाने पे लोग एक साथ नहीं पहुंचे, है ना। कुछ लोगों को जिनको तकलीफ थी, जिनको पीड़ा थी, जो लोग शोषण के लगातार क्या शिकार थे, उनको वह लोग जो है क्या हुआ, इस विद्रोह में आए, और जिनको कोई ज्यादा दिक्कत नहीं थी, या फिर जो अंग्रेजी सत्ता का सामना नहीं करना चाहते थे, उनको मालूम था कि वो हार जाएंगे, वो क्या हुआ, उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया, जिसके कारण क्या हुआ स्टूडेंट, विद्रोह जो है वो कमजोर हुआ, और विद्रोह कमजोर हुआ और उसके साथ क्या हुआ, विद्रोह हमारा असफल रहा। अगर आप देखिए, समन्वय और एकीकृत नेतृत्व का अभाव था। यानी कि बहादुर शाह एक नेता तो चुन लिए गए थे, लेकिन ऐसा नहीं था कि जो बहादुर शाह कह रहे हैं उसको रानी लक्ष्मीबाई मान रही हूँ, बेगम हजरत महल मान रही हूँ, या मौलवी अहमदुल्ला मान रहे हूँ, ऐसा नहीं है। सब अलग 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 जगह लड़ रहे हैं। यानी कि एक अगर नेतृत्व है, तो एक नेतृत्व अगर बात कोई कह रहा है तो वो सारे लोग नहीं मान रहे हैं। यानी कि हर आदमी अपने अपने तरीके से उस बैटल को लड़ रहा है, तो जाहिर सी बात है क्या हो जाएगा, वो फेल हो सकता है। और हम देखते हैं विद्रोह में जो लोग शामिल भी हुए थे, उसमें क्या हम देखते हैं, क्षेत्रीय विभाजन, जैसे कि बिहार, आपका अवध, वो तो शामिल हुआ, लेकिन हैदराबाद, बंगाल, पंजाब वो शामिल नहीं हुआ, ठीक ना। धार्मिक भावनाओं को अगर हम देखें, तो इसमें जिनकी धार्मिक भावनाएं बहुत ज्यादा आहत थी, जैसे कि मुसलमान हो गए, अपर क्लास हिंदू हो गए, उन लोग को ज्यादा दिक्कत हो रही थी, तो वो लोग क्या थे, इसके कारण वो लोग शामिल हुए थे, और बहुत सारे लोग शामिल नहीं हुए थे, उनका मतलब बहुत सारे विभाजनकारी तत्व शामिल थे उसमें। अगर आप देखिए कि जो विद्रोही थे उनके पास संचार व्यवस्था वैसी नहीं थी, जिस तरह से आप अंग्रेज से लड़ने जा रहे हैं, उनके पास क्या है, उनके पास बड़ा अभी तक डाक तार, इन सब रेल वेल सबका विकास कर दिया है। लेकिन विद्रोही जो है, ना उनके पास अच्छी टेक्नोलॉजी के हथियार हैं, और ना ही उनके पास अच्छा कम्युनिकेशन का साधन है, जिसके कारण क्या हुआ, विद्रोह जो है, विद्रोह का जो प्रसार है वह धीमा पड़ गया। और यही कारण है कि लोग को बाद में कई बार क्या होता है, यहाँ पे रिवोल्ट हो गया, बाद में लोगों को पता चला अच्छा ऐसा हो रहा था, तो लोग जुड़ भी नहीं पाए, कम्युनिकेशन गैप इस तरह से था। और भारतीय शासकों और कुलीनों का वर्ग से व्यापक समर्थन का अभाव था यहाँ पर। वही जमींदार और वही शासक ने क्या किया, पार्टिसिपेट किया, जो लोग प्रभावित हुए।
बड़े पैमाने पर आप देखिए पटियाला, नाभा, जींद, हैदराबाद, बंगाल, इन सब के जो शासक थे स्टूडेंट, उन लोगों ने तो पार्टिसिपेट ही नहीं किया, बल्कि उन लोगों ने क्या किया, अंग्रेजों को सहयोग भी दिया, धन बल सब चीजों से, कि आप क्या करें, विद्रोह को शांत करवाएं। तो इस तरह हम देखते हैं कि यह जो है व्यापक तौर से जो कुलीन वर्ग था, शासक वर्ग था, उसका भी सपोर्ट नहीं मिला। अब मैंने कहा आधुनिक हथियार तो थे भी नहीं, और सैन्य प्रशिक्षण भी क्या था, सीमित था, क्योंकि सैन्य ज्यादातर इसमें गांव के लोग थे, कृषक थे, मजदूर थे, इस तरह के लोग थे, जो लोग बहुत प्रशिक्षित नहीं थे। इसके अलावा हम देखते हैं स्टूडेंट एक चीज और था, भारत का जो इंटेलेक्चुअल क्लास था, लेक्चुअल क्लास, यानी कि भारत का जो बुद्धिजीवी वर्ग था, बुद्धिजीवी वर्ग मतलब क्या हुआ, जो पढ़ा लिखा वर्ग था, उसने इस विद्रोह में क्या नहीं किया था, पार्टिसिपेट नहीं किया था। एक बड़ी बात यह थी कि उसने भी इस विद्रोह में पार्टिसिपेट नहीं किया था, क्योंकि इनका मानना था कि जो अंग्रेज एजुकेशन लेके आ रहे हैं, जो चेंज लेके आ रहे हैं, जैसे कि सती प्रथा को बंद कर दिया, विधवा पुनर्विवाह को अलाउ कर दिया, बच्चियों की छोटी उम्र में जो शादी हो रही है, तो जो लोग प्रोग्रेसिव माइंड के थे, उनको लग रहा था कि अरे अगर ये विद्रोही फिर से क्या हुआ, सत्ता ले लिया इन्होंने और अंग्रेजों को भगा दिया, तो जो प्रोग्रेस हो रहा है वह भी नहीं हो पाएगा, इसीलिए भारत के इंटेलेक्चुअल्स ने साथ नहीं दिया। लेकिन बाद में इन्हें समझ में आया कि नहीं, इन्होंने कहीं ना कहीं अंग्रेजों की जो नीति है उसको समझने में भूल की थी, क्योंकि अंग्रेज ये उनके फायदे के लिए नहीं कर रहे थे, बल्कि वो चीजें उनका मेन फायदा भारत के शोषण में था। इन्हें बाद में इंटेलेक्चुअल्स को जाकर के ये लगता है, और यही कारण है कि 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना होती है। और एक और चीज है, भारत में इस समय राष्ट्रवादी विचारधारा का अभी जन्म नहीं था, एक तरह से कह सकते हैं ये शैशव अवस्था में था, यानी बाल्य अवस्था में था एक तरह से। राष्ट्रवादी विचारधारा कब, जैसे कि एजुकेशन आ जाएगा, लोग वो संचार से बेहतर तरीके से जुड़ पाएंगे, एक कॉन्शियसनेस रहेगा, है ना, लोगों के बीच में, तो वो अभी नहीं था स्टूडेंट, कि सभी कहें कि हम भारतीय हैं, कोई जात के लिए लड़ रहा है, कोई धर्म के लिए लड़ रहा है, कोई अपनी जमींदारी के लिए लड़ रहा है, कोई किसी चीज के लिए लड़ रहा है, तो हम सिर्फ भारत को आजाद कराने के लिए इस उद्देश्य से नहीं लड़ रहे थे। तो भारत में अभी राष्ट्रवादी विचारधारा की भी क्या थी, अभी बहुत ही मतलब शैशव अवस्था में था। अब हम बात करते हैं कि आखिर इसका परिणाम क्या हुआ। 1857 की जो क्रांति हुई, आपने देखा कि बड़े पैमाने पर फिर भी फैला, और इसका परिणाम क्या हुआ स्टूडेंट। 1857 के विद्रोह का सबसे बड़ा परिणाम यह था स्टूडेंट कि अब जो शासन था, जो इस पर अभी तक कौन, ईस्ट इंडिया कंपनी जो शासन कर रही थी, उनके हाथ से अब शासन ले लिया गया, और यहाँ पर जो है ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत जो है भारत में शासन स्थापित किया गया, यानी कि ब्रिटिश राज्य का भारत में क्या हो गया, प्रत्यक्ष शासन होना शुरू हो गया स्टूडेंट। इसके अलावा हम देखते हैं यहाँ पर क्या कर लिया गया, जो कंपनी यहाँ पर अधिकार कर रही थी, तो उसके लिए जो है हम देखते हैं यहाँ पर बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की सुविधा थी। इस बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी स्टूडेंट, इसके लिए हम देखते हैं बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, है ना, इन दोनों की व्यवस्था थी। 1857 के विद्रोह के बाद यानी 1858 में जो है इसको क्या कर दिया गया, इन दोनों को समाप्त कर दिया गया। अब इसकी जरूरत नहीं थी, इसके जगह पर लाया किया गया स्टूडेंट, इसके जगह पर हम देखते हैं भारत सचिव की जो है घोषणा की जाती है स्टूडेंट। 1 नवंबर को कैनिंग ने, जो अभी क्या थे, गवर्नर जनरल थे, उनको वायसराय घोषित किया गया। इन्होंने रानी का उद्घोषणा पढ़ा स्टूडेंट, और इसके साथ ही क्या हुआ, महारानी का उद्घोषणा पढ़ने के साथ ही कंपनी का शासन जो है खत्म कर दिया गया। अब भारत में एक भारत मंत्री या भारत मंत्री, या हम उसको क्या कह सकते हैं, भारत सचिव की नियुक्ति की गई। इसकी सहायता के लिए 15 मेंबर्स, एक काउंसिल बनाया गया, जो कि क्या करेगा, अब भारत पर शासन करेगा। गवर्नर जनरल जो कैनिंग थे, अब तक 1858 में जो आता है
अधिनियम। इसमें कहा गया कि गवर्नर जनरल को अब हम वायसराय मानते हैं। अब जो है कंपनी नहीं, अब कौन करेगा, अब जो है ब्रिटिश संसद और जो है रानी का क्राउन जो है भारत में शासन करेगा। अब जो है भारत में भारत सचिव का पोस्ट क्रिएट किया गया। 15 मेंबर्स की जो है 15 सदस्यों वाली इंडियन काउंसिल की स्थापना की गई, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंडियन काउंसिल। इंडियन काउंसिल, काउंसिल की स्थापना की गई। तो अब क्या हो गया, एक बड़ा परिवर्तन आ गया है स्टूडेंट। और इन्होंने कहा कि हम क्या नहीं करेंगे, अब साम्राज्य विस्तार भारत को हमको नहीं, हमें नहीं करना है कि हम क्या करें, हड़पते जाएं। इन्होंने कहा कि देसी रियासतों को आपको हम क्या करते हैं, आपको हम जो है अब आपकी मैटर में इंटरफेयर नहीं करेंगे। जो उत्तराधिकार लॉ था उसको फिर से इन लोगों ने बहाल कर दिया है कि हम इसमें अब हस्तक्षेप नहीं करेंगे। आपको जिसको उत्तराधिकारी बनाना है बनाइए, लेकिन आप हमारे अंडर में ही रहेंगे और आपको आराम से क्या करना है, अपना शासन चलाना है, ब्रिटिशों को सहयोग देना है। और जमींदार जो थे इनके पहले से ही वफादार थे, तो इस तरह से ब्रिटिश शासन के अंतर्गत राजों और जमींदारों का इनको सहयोग मिला, क्योंकि इन्होंने अब अपनी पॉलिसी जो है चेंज कर ली थी स्टूडेंट। भारत में एक व्यवस्थित शासन प्रणाली स्थापित हो, इसके लिए 1858 का भारत सरकार अधिनियम जो है पारित होता है। भारत सरकार अधिनियम पारित होता है 1858 का स्टूडेंट। ये सारी चीजें की गई। इसके अलावा आप देख लीजिए, कंपनी के शासन का अंत हो गया। भारत में ब्रिटिश शासन द्वारा सीधे जिम्मेदारी इन लोगों ने अपने हाथों में ली। और साथ हम देखते हैं, जो आपको मैंने बताया कि इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो है अब गवर्नर जनरल को वायसराय घोषित किया। और ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को अपने हाथों में ले लिया, जिसका प्रभाव ब्रिटिश सांसद पर भी पड़ा। अंग्रेजों द्वारा भारत के ऊपर धर्म और सामाजिक रीति रिवाजों और परंपराओं का सम्मान किया जाएगा। इन्होंने कहा अब हम नहीं इंटरफेयर करेंगे, क्योंकि इसकी वजह से बड़ा बवाल हुआ है। और इसके बाद जो है इन लोगों ने भारतीय शासकों के अधिकारों को मान्यता दे दी, और साथ ही भारतीय रियासतों के दत्तक पुत्र यानी उत्तराधिकार वाला जो मामला था उसमें छूट दिया, और व्यापगत सिद्धांत जो था, गत सिद्धांत, इसको समाप्त कर दिया स्टूडेंट। ये बड़ा चेंज हुआ। तो यही था आपका 1857 का रिवोल्ट जो आपने पढ़ा। अब हम बात करते हैं इस विद्रोह का। ये ऐसे तो हम देखते हैं ये विद्रोह क्या होता है, विफल होता है। एक तरह से यह 1857 का विद्रोह जिस उद्देश्य से हुआ था वो उद्देश्य तो प्राप्त नहीं हुए स्टूडेंट। लेकिन हम देखते हैं इसका क्या होता है, परिणाम एक और होता है। वह परिणाम क्या था स्टूडेंट, इसने भारत में राष्ट्रवाद वादी भावना को जगाने में बहुत बड़ा योगदान दिया। क्योंकि जब विद्रोहियों को पता चला कि वहां के लोग भी परेशान हैं, यहाँ के भी, वहां के भी, ये भी वर्ग परेशान है, वो भी, तो उनको एक चीज समझ में आई कि अंग्रेजों के अधीन जो है भारत की बड़ी दुर्दशा हो चुकी है। तो इनको एक कॉन्शियसनेस जागा कि हम सभी भारतीय क्या हो रहे हैं, खराब स्थिति में जा रहे हैं। इसके अलावा इसने हमारे इंडियन नेशनल मूवमेंट को जो कि शुरू होगा स्टूडेंट, उसको क्या किया इसने, एक तरह से मार्गदर्शन भी दिया और एक तरह से क्या किया, प्रभावित किया स्टूडेंट। किस तरह से, पॉजिटिव सेंस में प्रभावित किया। कि बताइए, हम लोगों ने, ऐसा नहीं है कि भारतीयों ने अंग्रेजों के खिलाफ जो है कभी आवाज नहीं उठाई। भारतीयों ने राष्ट्रीय आंदोलन के शुरू होने से पहले भी क्या किया था, 1857 के विद्रोह में बहुत तीव्र जो है प्रतिक्रिया दर्ज की थी। और हमारे जो हीरोज हैं, जैसे बाबू कुंवर सिंह हो गए हैं ना, बेगम हजरत महल, रानी झांसी, या फिर बहादुर शाह जफर, ये सभी क्या एक तरह से हीरो बन के निकले, जिनको हमेशा से क्या इंडियन नेशनल मूवमेंट के दौरान याद किया गया। वैसे देखिए, कोई भी चीज विफल तो होती है, लेकिन उसका क्या होता है, उसका भी कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है। जो हमारे, इनको लगा कि जब तक हम लोग बटे रहेंगे अलग अलग उद्देश्यों के लिए तो काम नहीं चलेगा। हमें एक किसी न किसी एक सर्टेन उद्देश्य के लिए एक होना होगा, तभी हम जाके काम कर सकेंगे। बुद्धिजीवियों को रियलाइज हुआ कि हम
लोग जो सोच रहे हैं कि अंग्रेज क्या है, सिर्फ हमारे हक में अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। वो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हैं। अगर हमारे लिए कोई अच्छा कर सकता है तो हम भारतीय ही कर सकते हैं। हमें शिक्षित होना होना होगा, हमें अवेयर होना होगा, हमें अपनी कमजोरियों को जानना होगा और फिर हमें इसे चेंज करना होगा। कोई बाहरी जो है हमारे लिए कोई बहुत अच्छा करने वाला नहीं है। तो ये 1857 के कुछ बहुत पॉजिटिव परिणाम हैं जो आज तक लोगों को प्रभावित करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। इस तरह से 1857 की क्रांति का जो आपका टॉपिक है वो कंप्लीट हुआ। और कोशिश कीजिए स्टूडेंट इन सारी चीज़ों को आप ध्यान से समझे भी और पढ़े भी सारे पॉइंट्स को। ये था आपका 1857 का रिवोल्ट। कोशिश कीजिए कि इसको क्लास को लाइक कीजिए, साथ ही अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिए और इसके साथ ही आप क्या करेंगे, आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि फ्री क्लासेस है। तो आप लोगों से अगर कुछ लिया नहीं जा रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, है ना। जिससे हम लोग मोटिवेट होते हैं कि हाँ भाई आपको पढ़ाया जाए अच्छे से। तो आप लोग क्या करेंगे, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और फिर मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक अपना ख्याल रखिए और अच्छे से तैयारी कीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद। जितना पढ़ा दिया है सभी रिवीजन कीजिए उसे।